आज का जो हमारा पाठ है किताब कहानी जलियांवाले बाग की श्री कृष्ण मायूस जी द्वारा लिखित जो किताब है सुनिए। तो इसका जो पाठ का जो लास्ट पार्ट है नाम है महात्मा गांधी कट्टर समर्थक से कट्टर विरोधी कैसे बने वो। कहाँ अंग्रेज़ों को इतना समर्थन करते थे और कहाँ गांधी जी का बिल्कुल कट्टर विरोधी हो गए। सुनिए इस कहानी में। जलियांवाला बाग के हत्याकांड ने कांग्रेस के नेताओं को भी अक्ल सिखा दी। वे डरने लगे कि अंग्रेजों की तरह कहीं उनके साथ भी जनता वैसे ही व्यवहार न करने लगे। अतएव अब वे अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की तैयारी करने लगे। उनके नेता गांधी जी जो अब तक अंग्रेजों के सहयोगी और उनके हमदर्द थे, इस घटना के बाद उनके खिलाफ हो गए। CF एंड्रयूज ने इस परिवर्तन का उल्लेख इस प्रकार किया है। गांधी जी जो कि अब तक अंग्रेज और अंग्रेजी हुकूमत के हार्दिक समर्थक थे, अब उनके विरोधी बन गए। इस दृष्टिकोण के इस परिवर्तन को समझने के लिए अमृतसर में जलियांवाला बाग के हत्याकांड को समझना आवश्यक है। इस घटना ने गांधी जी को अंग्रेजों के कट्टर समर्थक से उनका कट्टर विरोधी बना दिया। प्रख्यात अमरीकी लेखक फिशर ने गांधी जी के बारे में लिखा है। गांधी जी अंग्रेजों के समर्थक थे। जलियांवाला बाग की घटना के बाद वे उनके विरोधी हो गए। बोअर युद्ध में महात्मा गांधी की सेवा से खुश होकर अंग्रेजों ने उन्हें तमगे भेंट किए थे। इस घटना के बाद उन्होंने वे सभी तमगे लौटा दिए। इसके साथ उन्होंने वायसराय को जो पत्र लिखा था उसमें कहा था कि केसरे हिंद का जो तमगा मुझे सरकार ने बोअर युद्ध में सेवा के लिए दिया था, उसे मैं हार्दिक क्षोभ के कारण लौटाने को मजबूर हुआ हूँ। मुझे कांग्रेस की ओर से पंजाब की घटनाओं की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सर माइकल ओ डायर पंजाब के गवर्नर पद के लिए सर्वथा अयोग्य हैं। उन्हीं की गैर जिम्मेदारी के कारण पंजाब की जनता पर इतना भयानक अत्याचार हुआ है। इतना बड़ा अत्याचार आधुनिक इतिहास में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। जनाब वायसराय, सरकार ने भी इस घटना को साधारण और मामूली बताने का प्रयत्न किया है। मुझे इससे धक्का पहुंचा है और मैं मजबूर होकर यह तमगा लौटा रहा हूं। मैंने अभी तक हमेशा सरकार की खिदमत की है, परंतु अब मैं सरकार के जनविरोधी रवैये से दुखी हो गया हूं। अगर ऐसी घटना यूरोप के किसी देश में हुई होती तो वहां हिंसात्मक रास्ता अपनाया गया होता और वहां क्रांति हो गई होती, किंतु यहाँ आधा भारत बहुत ही कमज़ोर है और शेष आधा ऐसा करना नहीं चाहता। यही कारण है कि मैं उन लोगों को जो सरकार से संबंध रखना नहीं चाहते असहयोग का मार्ग अपनाने का सुझाव देने की हिम्मत कर रहा हूँ। यदि हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया गया और अहिंसात्मक तरीके को साधारणतया ग्रहण किया गया तो सरकार बाध्य हो कर अपनी गलतियों को सुधारने का अवश्य विचार करेगी। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार की भयानक नरहत्या सभ्यता के इतिहास में बेमिसाल है। इसने गांधी जी के दृष्टिकोण को बदल दिया और ब्रिटिश सरकार के एक विश्वसनीय सहयोगी को उसका बागी बना दिया। उन्होंने देश को एक नारा दिया। यह नारा असहयोग और सत्याग्रह का नारा था। यह नारा सारे राष्ट्र में फैल गया। हम उस स्थिति का वर्णन इस प्रकार कर सकते हैं। जलियांवाला बाग की घटना ने गांधी जी के भव्य भाल को चमका दिया और उन्होंने सक्रिय राजनीति में छलांग को लगा दिया। विरोधी पत्र प्रार्थना करने वालों की संस्था कांग्रेस एक लड़ाकू पार्टी बन गई। गांधी जी के शब्दों में ही कांग्रेस इससे पहले विरोध पत्र देने वालों, प्रार्थियों और प्रार्थना करने वालों की संस्था थी। कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी, किंतु सन 1916 तक भारत के स्वाधीनता संग्राम में इसका कोई योगदान नहीं था। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है क्रांतिकारी संघर्ष।
पाठकों की जानकारी के लिए यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि इस अवधि में जबकि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया था, तब अनेक क्रांतिकारी संघर्ष उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके थे। बंगाल में अनुशीलन समिति का संघर्ष और पंजाब में गदर पार्टी का वीरतापूर्ण युद्ध इसके उदाहरण हैं। क्रांतिकारी वीरेंद्र कुमार घोष, लाला हरदयाल, रासबिहारी बोस, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, मास्टर अमीरचंद, करतार सिंह सराबा, पिंगले, सोहन लाल पाठक और अन्य बहादुर क्रांतिकारी देशभक्त उस समय के नेता थे। अब जो अगला हमारा शीर्षक है वो है गांधी जी और असहयोग आंदोलन। गांधी जी का असहयोग आंदोलन उनकी मूल देन नहीं था। यह आंदोलन का प्रयोग सन 1872 में कूका विद्रोह के समय किया गया था। कूका जाति के कूका विद्रोहियों का यह दावा है कि असहयोग आंदोलन अथवा अवज्ञा आंदोलन के प्रथम प्रणेता वे लोग ही हैं। बाद में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इसे चलाया। आरंभ में कूका आंदोलन अहिंसात्मक रहा, किंतु बाद में ब्रिटिश अधिकारियों से संघर्ष होने पर इसने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी सक्रिय राजनीति में आए और उन्होंने घोषणा की कि 26 जुलाई 1920 से असहयोग आंदोलन शुरू होगा। असहयोग आंदोलन के जो 2 तरीके गांधी जी ने बताए थे वे कूका विद्रोह वाले असहयोग आंदोलन से भिन्न नहीं थे। असहयोग आंदोलन के तरीके: पदवियों और सम्मान की वस्तुओं का परित्याग, सरकारी काम में असहयोग, अदालतों और सरकारी समारोहों का बहिष्कार, किसी भी सरकारी नौकरी का परित्याग, स्वदेशी का प्रचार, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार, काउंसिल का बहिष्कार। कूटनीतिक अंग्रेज सरकार भी गांधी जी के नेतृत्व में भारत में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पहचान पाई, किंतु ये सारी बातें अस्थायी थीं। नागपुर कांग्रेस के अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें कुछ पंक्तियां इस प्रकार जोड़ दी गई थी: कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य प्राप्त करना है, किंतु यह काम शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। कांग्रेस को असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पर दृढ़ता तो थी ही, साथ ही वह यह स्पष्ट कर देना चाहती थी कि यह पहला कदम है। इसके बाद अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा, जिसमें टैक्सों की अदायगी रोक दी जाएगी। कुछ ही दिनों में आंदोलनों का परिणाम सामने आने लगा। हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां हुईं, चारों ओर असंतोष की लहर फैल गई। कांग्रेस ने जनता को आंदोलन में शामिल होने और अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करने का आह्वान किया। जनता से अनुरोध किया गया कि जनसभाओं का आयोजन किया जाए और लोगों को आंदोलन के लिए तैयार किया जाए। उन्हें यह समझाया जाए कि यह आंदोलन सशस्त्र आंदोलन से अधिक प्रभावशाली है, इसमें अहिंसात्मक तरीका अपनाया जाएगा। कांग्रेस ने गांधी जी को पूर्ण अधिकार दे दिए। वे इस आंदोलन के अधिनायक बनाए गए। लोगों में जोश था, सारा देश जाग उठा। 25,000 से अधिक लोग जेल भेज दिए गए और इससे अधिक लोग जेल जाने की तैयारी में बैठे थे। असहयोग की सफलता से गांधी जी को विश्वास हो गया कि देश अब अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार है। आखिर बारदोली में इस आंदोलन को ही हरी झंडी दिखाई गई। अब नेक्स्ट शीर्षक है वायसराय को अल्टीमेटम। सन 1932 की 9 फरवरी को गांधी जी ने वायसराय के नाम एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने लॉर्ड रीडिंग को यह चेतावनी दी कि अगर अमेरिका 7 दिन के अंदर अपनी नीति नहीं बदलती, अगर सरकार 7 दिन के अंदर अपनी नीति नहीं बदलती तो 16 फरवरी से अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाएगा। यह चेतावनी वायसराय के पास शायद पहुंच भी नहीं पाई होगी जब सारे देश में चौरी चौरा कांड की सूचना फैल गई। यहाँ अमेरिका मैंने गलती से बोल दिया है, यहाँ है अगर सरकार 7 दिन के अंदर, मतलब अंग्रेजी सरकार। अब अगला जो शीर्षक है हमारा वो है चौरी चौरा कांड। क्या? चौरी चौरा कांड। ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कांड है, तो इसको अवश्य आप लोग ध्यान से सुनिए। चौरी चौरा बिहार में एक स्थान है। यहाँ जनता का एक विशाल जुलूस निकाला गया। पुलिस ने
इस जुलूस में शामिल लोगों को गालियां दी और उनका अपमान किया। जनता यह अपमान सहन नहीं कर पाई। क्या हुआ? एक तो जनता पहले से ही रोष में थी उनकी कारगुजारियों से, अब वो यह अपमान ना सहन कर पाई और कुछ लोगों ने पुलिस पर धावा बोल दिया। पुलिस भागकर थाने में घुस गई। उत्तेजित भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे कुछ सिपाही जल मरे। गांधी जी के नाजुक दिल को इस घटना से ठेस पहुंची और उन्होंने शीघ्र ही आंदोलन वापस ले लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा शीर्षक है, अगला जो शीर्षक है वो है क्या? क्रांतिकारी परेशान। इस आंदोलन में अनेक क्रांतिकारी भी शामिल थे। उन्हें आशा थी कि यह आंदोलन शीघ्र ही विदेशी शासकों के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध में बदल जाएगा, किंतु गांधी जी ने जैसे ही इस आंदोलन को वापस लिया तो वे परेशान हो उठे। उनसे चुप न रहा गया। उन्होंने नए उत्साह के साथ सारे देश में फिर से आंदोलन चलाया। दर्जनों एक्शन शुरू किए गए। काकोरी केस ऐसा ही एक एक्शन था। इस केस के सिलसिले में 4 प्रख्यात क्रांतिकारियों को फांसी के तख्ते पर झुला दिया गया। उनके नाम इस प्रकार हैं: राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी और अशफाक उल्लाह। अब जो हमारा अगला जो शीर्षक है वो है कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन के बारे में जो ये लेख लिखा है, ये लिखा है श्री रमेश विद्रोही ने। क्या लिखा है उन्होंने? सन 1918 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था। कब? 1918 में। ठीक है। इस अधिवेशन से पहले पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक सर्वदलीय कमेटी बनी, जिसने एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के आधार पर कलकत्ता अधिवेशन में सरकार को 1 वर्ष का अल्टीमेटम दिया गया और कहा गया कि 1 वर्ष के अंदर यदि भारत को औपनिवेशिक दर्जा प्रदान नहीं किया जाता तो कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा से कम नहीं होगा। इस प्रकार जलियांवाला बाग की नरबली ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वह निर्णायक मोड़ दिया जिसके फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। यह आज़ादी हमें अपने अनेक अमरवीर शहीदों के खून से प्राप्त हुई है। जो लोग ये दावे करते हैं कि अकेली कांग्रेस ने ही भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़कर विजय प्राप्त की, वे पाखंडपूर्ण बातें करते हैं। भारत के शहीद क्रांतिकारियों ने भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो निशान छोड़े हैं उन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता। श्री रमेश विद्रोही।